हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनालॉग कंप्यूटेशन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं एनालॉग और कंप्यूटेशन होता क्या है। एनालॉग का मतलब है कोई भी कंटिन्यूसली चेंजेबल क्वांटिटी, और कंप्यूटेशन का मतलब है गणना करना या कैलकुलेशन करना। तो एनालॉग कंप्यूटर हमारा एक फिजिकल सिस्टम है जो हमारे एनालॉग सिग्नल की गणना करता है। कोई भी इनपुट सिग्नल हम एनालॉग कंप्यूटर में प्रोवाइड करते हैं तो हमें वो इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स के रूप में रिप्रेजेंट करने को मिलता है। जैसे वोल्टेज और करंट, स्पीड, ये सब हमारी कंटिन्यूसली चेंजेबल क्वांटिटीज़ हैं। इसको मेज़र करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस हैं, जैसे स्पीडोमीटर गाड़ी में होता है और थर्मामीटर। टेम्परेचर भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास थर्मामीटर होता है। तो ये सब सिस्टम जो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर है इट इज़ यूज टू मेज़र द कंटिन्यूस वैल्यूज़। और एनालॉग कंप्यूटर रियल टाइम ऑपरेशन करता है। जो भी कंप्यूटेशन हमें देखने को मिलता है वो रियल टाइम होता है। एट द सेम टाइम हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। चूँकि एनालॉग कंप्यूटर भी हमारा एक फिजिकल सिस्टम ही है, इसकी कुछ सर्टेन लिमिटेशन भी होंगी जो मिनिमम और मैक्सिमम इसके बीच में लाई करेंगी। जो हमारा वोल्टेज है वो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल और टेम्परेचर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो हम इक्वेशन हमें एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से हमें कंप्यूट करनी है तो वो प्रॉपर्ली स्केल्ड होनी चाहिए। तो एनालॉग कंप्यूटेशन में क्या करते हैं, हम कोई भी इक्वेशन है उसको पहले हम स्केलिंग करते हैं उसकी। तो स्केलिंग की हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे टाइम स्केलिंग टेक्निक और एम्पलीट्यूड स्केलिंग। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो वोल्टेज अप्लाई की जा रही है एनालॉग कंप्यूटर में वो लाई करनी चाहिए इन द सैचुरेशन लिमिट। जो हम बेसिकली जो एनालॉग कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं उसकी जो वोल्टेज लिमिट होती है -10 वोल्ट टू +10 वोल्ट होती है। और जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 0.1 टू 10 रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी लिमिट होती है। तो इसको हमें प्रॉपर्ली पहले स्केल करना पड़ेगा। और जो एनालॉग कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो बेसिकली XY प्लॉटर और CRO इसके एग्जांपल हैं। इन डिवाइसेस को हम रिकॉर्डिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है एट द हाई फ्रिक्वेंसी पे हमें डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है, तो हमें प्रॉपर्ली उसको स्केल करना पड़ेगा। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, फिक्स होती है, तो हाई फ्रिक्वेंसी उसको हमें स्केल करना पड़ेगा सर्टेन लिमिट्स। और 10 वोल्ट इज़ द मैक्सिमम रेफरेंस वोल्टेज होती है किसी भी एनालॉग कंप्यूटर की। और एनालॉग कंप्यूटर के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एडर, समर, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर। यहाँ पर हम डिफरेंशिएटर का यूज़ नहीं करते हैं और यहाँ पर सिंपली हम इंटीग्रेटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा आसानी होती है इन कंपैरिजन ऑफ डिफरेंशिएटर। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेटर का यूज़ करेंगे एनालॉग कंप्यूटर में कोई भी फंक्शन को कंप्यूट करने में या कोई भी सिग्नल को उसका कंप्यूटेशन करने में विथ प्रॉपर स्केलिंग मेथड्स। तो आप डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट टेक्निक है एनालॉग कंप्यूटेशन की, बूटस्ट्रैप मेथड। इट इज़ एज सिमिलर टू द स्टेप ऑफ बूट, सो इट इज़ कॉल्ड एज बूटस्ट्रैप मेथड. This is the basic logic behind this name. Suppose we have a differential equation of second order. We have del square y del t square plus 5.4 del y by del t plus 0.58 y is equal to ct. ये हमारे पास कोई सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है y0 इज इक्वल टू 4.8 और y-0 इज इक्वल टू -2.3। ये इनिशियल कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी भी हो सकती है, या हमें खुद से y0 और y-0 को पुट करके इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा, सबसे पहले जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो टर्म है उसको हम एक साइड लेंगे इक्वल टू के, जो अदर रिमेनिंग टर्म है उसको इक्वल टू के अनदर साइड ले लेंगे। उसके बाद जो हमारी जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन जाती है del square y by del t square is equal to -5.4 del y by del t minus 0.58 y plus ct। तो अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल चुकी है उसको हमें एनालॉग कंप्यूटर की मदद से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हमें कितने इंटीग्रेटर की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। अब यहाँ पर हमें वो कैसे पता चलेगा, जैसे del स्क्वायर वाई बाई del t स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास del y बाई del t। यहाँ पर एक पावर तो यहाँ पर रिड्यूस हो रही है और उसके बाद del y बाई del t की पावर सीधे 0 हो जा रही है। मतलब यहाँ पर 2 पावर रिड्यूस हो रही है। मतलब
जो इंटीग्रेटर क्या करता है, हमारा बेसिकली इंटीग्रेटर का जो फंक्शन होता है वो पावर को रिड्यूस कर देता है विथ इन्वर्टेड साइन। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पावर रिड्यूस हो रही है। तो उसके बाद तो हमें यहाँ पर 2 इंटीग्रेटर की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक इंटीग्रेटर ले लिया वाई डबल डॉट, जैसे ही हमें इनपुट में देंगे इसको तो आउटपुट में हमें वाई डॉट विथ नेगेटिव साइन के साथ हमें देखने को मिलेगा। ये हमारा माइनस डेल वाई बाई डेल टी, हमें इतना ये जो पार्ट है वो मिल चुका है। लेकिन इसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो भी हमें इनपुट में हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। जो इनिशियल कंडीशन है हमारी वाई डेट 0 इक्वल टू -2.3, इसको हम जैसे इनपुट पे देंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 0.23 विथ पॉजिटिव साइन। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे यहाँ पर वाई डबल डॉट जैसे ही इनपुट पे दिया तो हमें आउटपुट में क्या मिला -y डॉट। ऐसे ही सिमिलरली जैसे हम यहाँ पर इनिशियल कंडीशन को इनपुट पे अप्लाई करेंगे तो उसका साइन भी इन्वर्टेड हो जाएगा, और ये साइन और यहाँ का साइन हमें मैच कराना है। और जो इनिशियल कंडीशन है वो हमेशा ये ट्राई करेंगे कि वो लेस देन 1 हो। तो हम हमेशा +10 वोल्ट के मल्टीपल में या -10 वोल्ट के मल्टीपल में उसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो एनालॉग कंप्यूटर है उसकी लिमिट थी -10 वोल्ट टू +10 वोल्ट। तो इस वजह से हमने यहाँ पर 10 वोल्ट से इसको मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर हमें ऊपर वाला नेगेटिव साइन है, यहाँ पर हमें पॉजिटिव साइन मिला, तो हमें इन दोनों के साइन को सिमिलर करने के लिए -10 वोल्ट से इसको मल्टीप्लाई किया है। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव साइन होता तो ऊपर भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, तो हमें यहाँ पर +10 वोल्ट से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर इन दोनों साइन को हमें मैच कराना ज़रूरी है। तो हमारा इतना टर्म हमें मिल चुका है। इसमें एक कमी और रह गई है, हमारे पास 5.4 इसका कोफिशिएंट भी है, तो इसको भी हमें यहाँ पर इसको मल्टीपल में इसको देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 0.54 इसको भी ऐसे ही लेस देन 1 में लिया और 10 के मल्टीपल में इसको लिया। तो हमें ये वाला जो पूरा टर्म है वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब हम सेकंड टर्म को यहाँ पर डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड टर्म कैसे मिलेगा, जैसे वाई डॉट है इसको हम फिर से इंटीग्रेटर में डालेंगे तो हमें वाई मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें वाई हमें मिल चुका है। और क्या चाहिए हमें, यहाँ पर 0.58 जो इसका कोफिशिएंट है वो इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा 0.58। इसको हमें और छोटा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 1 से लेस है। अगर 1 से लेस नहीं होता तो हमें क्या करते, 0.10 के मल्टीपल में इसको बनाने की कोशिश करते। और यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो हमें जो इनिशियल कंडीशन है इसकी y0 डैश जो इनिशियल कंडीशन है 4.8, इसको भी यहाँ पर इनपुट में अप्लाई करेंगे विथ मल्टीपल ऑफ -10 वोल्ट। क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर 4.8 जैसे ही इनिशियल कंडीशन को हमने इनपुट पे दिया तो यहाँ पर मिलेगा हमें -0.48। यहाँ पर ऊपर वाला पॉजिटिव में है, नीचे वाला नेगेटिव में है, तो हमें दोनों साइड का इक्वल करना है। तो क्या हो जाएगा, तो हमें -10 वोल्ट से इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो जैसे हम -10 वोल्ट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला साइन और ये वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो हमारा जो ये वाला जो टर्म है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब एक टर्म और बचा हमारे पास +CT एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमने यहाँ पर माइनस क्यों लिया है, क्योंकि जैसे ही हम एडर से इसको पास करेंगे तो इसका साइन भी हमें इन्वर्टेड मिलेगा। अगर हम यहाँ पर +CT लेते तो आउटपुट में हमें -CT मिलता, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो है +CT में, तो हमें यहाँ पर इनपुट में -CT दे दिया और आउटपुट में हमें +CT मिल जाएगा। तो जो जितने भी टर्म हमें मिले हैं, CT वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, हम सब निकाल चुके हैं। तो ये सब एडर से हम अगर इसको पास करेंगे तो हमें y del स्क्वायर बाई del t स्क्वायर हमें मिल जाएगा, और ये आउटपुट को हम यहाँ से स्टेप करके इसको इनपुट में दे देंगे। तो ये है हमारी बूटस्ट्रैप मेथड। तो अब बूटस्ट्रैप मेथड के बाद हम डिस्कस करते हैं टाइम स्केलिंग टेक्निक को। ये एनालॉग कंप्यूटेशन की अनदर टेक्निक है टाइम स्केलिंग। तो इसमें हम
टाइम स्केलिंग कहाँ पर यूज़ होगी और किस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम टाइम स्केलिंग टेक्निक को यूज़ करेंगे, उसको हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी है उसमें हमें जो लोएस्ट ऑर्डर का कोफिशिएंट है और हाईएस्ट ऑर्डर जो कोफिशिएंट है उसका हमें रेशियो निकालना है। अगर वो रेशियो लाई करता है इस रेंज में 1 और 10 के बीच में, अगर वो रेशियो लाई करता है तो हमें उस कंडीशन में टाइम स्केलिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर वो रेशियो एक्सीड करता है इस लिमिट को तो उस कंडीशन में हमें टाइम स्केल करना पड़ेगा। t इक्वल टू टाउ बाई n, वह t हमारा जो रियल टाइम है और टाउ है हमारा स्केल टाइम और कंप्यूटर टाइम। तो उसको एक एग्जांपल लेके हम सीधे समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है xt इक्वल टू कॉस 10⁵t। इसको सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन किया है फर्स्ट टर्म बार डेल एक्स बाई डेल टी इक्वल टू माइनस साइन 10⁵t डॉट 10⁵। इसको हमने दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया है डेल स्क्वायर एक्स बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉस 10⁵t डॉट 10⁻10। अब जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आती है आफ्टर सिंप्लीफाइंग, क्योंकि हमारे पास xt की वैल्यू है 10⁻5t, तो हमारी जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमें मिलती है वो डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 10⁻10xt। ये हमारी सिंप्लीफाइड डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि टाइम स्केलिंग की ज़रूरत है या नहीं है। जो हमारे पास जो कंडीशन थी टाइम स्केलिंग की, लोएस्ट ऑर्डर डिवाइडेड बाय हाईएस्ट ऑर्डर का जो कोफिशिएंट है वो लाई करना चाहिए 1 से 10 के बीच में। यहाँ पर हमारे पास जो लोएस्ट ऑर्डर का कोफिशिएंट है 10⁻10 डिवाइडेड बाय जो हाईएस्ट ऑर्डर का कोफिशिएंट है वो है 1। तो हमारा ये रेंज के बीच में लाइन नहीं कर रहा है। तो स्केलिंग करने के लिए हम dx/dt को रिप्लेस कर देंगे n dx/d टाउ। अब dx/dt को हमने dx/d टाउ कैसे लिखा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले dx/dt हम लिख सकते हैं इसको dx/dt इंटू डी टाउ बाई डी टाउ। हमने डी टाउ से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डी टाउ से डिवाइड भी कर दिया। इसको लिख सकते हैं हम dx/d टाउ इंटू डी टाउ बाई डी टी। और चूँकि हम टाइम स्केलिंग से जानते हैं t इक्वल टू टाउ बाई n, तो डी टी इक्वल टू डी टाउ बाई n ये बन गया हमारे पास। तो डी टाउ बाई डी टी बन गया हमारे पास n, और इस वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास dx/dt की वैल्यू निकल के आई n dx/d टाउ। और डेल स्क्वायर एक्स बाई डेल टी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम n स्क्वायर डेल स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी वो n स्क्वायर डेल स्क्वायर एक्स बाई डेल टी स्क्वायर टाउ स्क्वायर प्लस 10⁻10x इक्वल टू 0। और इनिशियल कंडीशन हम निकालेंगे t इक्वल टू 0 पे, और x 0 पे हमारी वैल्यू 1 आएगी, और x डैश 0 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमारी 0 वैल्यू आएगी। तो अगर हम इस फंक्शन जो हमारा क्वेश्चन फंक्शन था कॉस का जो फंक्शन था उसको हम प्लॉटर पे प्लॉट करें तो हमें जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, जिसमें एक्स डायरेक्शन में हमें टाउ जो कंप्यूटर टाइम है उसकी वैल्यू देखने को मिलेगी, और जो हमारा टी निकल के आया 10⁻⁻5 टाउ वो हम इसके पैरेलल में इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। और जो यहाँ पर ये कट्स हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर π/2, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर 5/2, 5π/2, यहाँ पर इस तरह से इसकी वैल्यू आगे को इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इस तरह से हमने एक एग्जांपल को आसानी से टाइम स्केलिंग करके इसको सॉल्व कर लिया है विद द हेल्प ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। तो सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं हम टाइम स्केलिंग टेक्निक के लिए। y∭+ प्लस 25y∭+ प्लस 50y' प्लस 1000y इक्वल टू ct। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी गई है y0 इक्वल टू 20, y'0 इक्वल टू 25 और y'0 इक्वल टू 50। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है। अब हमें सबसे पहले टाइम स्केलिंग टेक्निक यहाँ पर लागू हो रही है या नहीं इसको चेक करना पड़ा। उसके लिए हमें यहाँ पर जो लोएस्ट ऑर्डर टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है उसको, और जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है उसका कोफिशिएंट को रेशियो में लेना पड़ेगा। जो लोएस्ट ऑर्डर है यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाई हाईएस्ट ऑर्डर है यहाँ पर y∭+, इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, तो ये
1000 आ गया। मतलब ये जो हमारी लिमिट थी 1 से 10 के बीच में उसको एक्सीड कर रहा है। मतलब यहाँ पर हमें टाइम स्केलिंग की ज़रूरत है, यानी t इक्वल टू टाउ बाई n, यहाँ पर इसको स्केल करना पड़ेगा। तो हमारे पास स्केलिंग के बाद जो इक्वेशन बन जाएगी n क्यूब डेल क्यूब y बाई डेल टाउ क्यूब प्लस 25 n स्क्वायर डेल स्क्वायर y बाई डेल टाउ क्यूब प्लस 50 n डेल y बाई डेल टाउ प्लस 1000 y इक्वल टू सी टी। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई आफ्टर स्केलिंग। स्केलिंग में हमने क्या किया, डेल एक्स बाई डेल टी को हमने एन डेल एक्स बाई डेल टाउ के टर्म में इसको लिख दिया। ये हमने कैसे किया, इसको हमने पिछले वाले एग्जांपल में समझ लिया है। तो हम सीधे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू कुछ इस तरह से चूज़ करनी पड़ेगी जो अदर जो कोफिशिएंट है वो वैनिश हो जाए या उसको मिनिमाइज़ कर सके। तो n को हमने यहाँ पर 10 ले लिया है, तो 10⁻10 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 1000। तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया और जो अदर रिमेनिंग टर्म्स हैं उसको हमने और ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया है। इसको हमने सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन हमने प्राप्त कर लिया है वो है डेल क्यूब वाई बाई डेल टाउ क्यूब प्लस 2.5 डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टाउ क्यूब प्लस 0.5 डेल वाई बाई डेल टाउ क्यूब प्लस वाई इक्वल टू सी टी बाई 10⁻³ जो इनिशियल कंडीशन थी हमारे पास y0 इक्वल टू 20, y'0 इक्वल टू 2.5 और y'0 इक्वल टू हमारे पास था 0.5। तो अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन भी आ चुकी है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ चुकी है। अब हमें इसे एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कि हमें कितने इंटीग्रेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको हम आइडेंटिफाई किस प्रकार से करेंगे, कितने इंटीग्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, जितने रिड्यूस हो रहे होंगे, जितनी पावर रिड्यूस हो रही होगी। यहाँ पर 3 2 1 0 यानी 1 2 3 हमें 3 इंटीग्रेटर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमारे पास 3 इंटीग्रेटर हैं, 1 2 3। यहाँ पर हमने 3 इंटीग्रेटर ले लिए हैं और इसको एज इट इज़ जो पिछले वाले एग्जांपल्स बूटस्ट्रैप वाले एग्जांपल्स से हमने समझा था, इसको सिंपली वैसे ही करना है। इसको y∭, जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला है इसको एक साइड लेना है और जो अदर रिमेनिंग टर्म्स है उसको इक्वल टू के अदर साइड ले लेना है और इनिशियल कंडीशन भी साथ साथ में अप्लाई कर देनी है। और यहाँ का जो साइन है और यहाँ का जो साइन है उसको मैच कराने की कोशिश करनी है विद हेल्प ऑफ 10 वोल्ट। ये हम माइनस लेंगे या प्लस लेंगे वो डिपेंड करेगा ऊपर वाले के साइन पे। इसको हमने सीख लिया था बूटस्ट्रैप वाले मेथड पे। अगर आपको अभी भी नहीं आया तो उसको एक बार दोबारा से देख लीजिए रिवाइंड करके और इसको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, तो बेटर होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी और आप खुद से ही एनालॉग कंप्यूटेशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।